दीनो वतन से मोहब्बत करने वाले 5 नौजवानों की तहलका-खेज़ दास्तान, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मनों को खूब सबक सिखाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। इस दौरान शुएब, इमरान और साकिब मुसलसल ट्रांसमीटर के साथ कान लगाए बैठे थे, जिसमें से अब बहुत से लोगों की मिली जुली गुफ्तगू सुनाई देने लगी थी। आधे घंटे के इंतजार के बाद एक बारोब आवाज गूंजी, आई एम जॉन थॉमसन, अजीम तर इसराइल के लिए अजीम जिदोजहद करने और यहाँ आमद पर खुश आमदीद। आज का इजलास चंद अहम उमूर पर मुश्तमिल है, जिनको हल करने के लिए अजीम इसराइल के वजीर आजम ने अहले यहूद के 10 दानिशमंदों का इंतखाब करते हुए आप हजरात को मुकर्रर किया है, और मुझे कवी उम्मीद है कि हम इन मसाइल को हल करके इसराइल को अजीम से अजीम तर बनाने में मददगार साबित होंगे। अब मैं बिला ताखिर तरतीब बार इन मसाइल को आपके सामने रखता जाऊंगा, जिस पर हम गुफ्तगू करते हुए हल तजवीज़ करेंगे। अजीम दानिशवरों, हम इस कौल पर यकीन रखते हैं कि जन्नत अदन का वादा सिर्फ बनी इसराइल के लिए है, और इस दुनिया में जिंदा रहने का हक सिर्फ यहूदियों के पास है, क्योंकि हम एक अजीम कौम है और हमारे नज़दीक यहूदियों के अलावा जितने भी लोग हैं वो 2 पैरों पर चलने वाले जानवर हैं, जो बनी इसराइल की खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं। लेकिन जब हमने देखा कि ईसाईयत और इस्लाम यहूदियों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर हमने मुत्तहिद होकर इन्हें तबाह करने का फैसला करते हुए अजीम इसराइल की बुनियाद डाली और ये तय किया कि ईसाइयों और मुसलमानों को अखलाकी तौर पर ख़त्म करके इन्हें अंदर से खोखला कर दिया जाएगा, और फिर वो किसी तरह भी हमसे मुकाबला न कर सकेंगे और हमारे गुलाम बनकर हमारे इशारों पर नाचेंगे। और फिर यही हुआ। हमारी फैलाई हुई फहाशी और अरियानी के सैलाब में सारे बह गए। हमने टीवी और कंप्यूटर के जरिए सारे इंसानों को मफलूज कर दिया, लेकिन अफसोस कि हम खुद भी अपने बिछाए हुए जाल में फंसते चले गए। मैं माजरत चाहता हूँ मिस्टर थॉमस, मैं आपके आखिरी जुमले का मतलब नहीं समझ सका। किसी की आवाज उभरी। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ मिस्टर जोशम। वही पहले वाली आवाज सुनाई दी। कर्नल जोशम यानी मुसाद का चीफ। शुएब हैरत करते हुए आहिस्ता से बड़बड़ाया, जी हाँ, इस तरह दूसरी कौमों के बच्चे तो नकारा हो गए, लेकिन अहले यहूद की औलाद भी इसका शिकार हो गई। और जब सर्वे रिपोर्ट सामने आई तो मालूम हुआ कि मुसलमानों के सिर्फ 15% बच्चे इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से मुतासिर हो रहे, जबकि ईसाई बच्चों का तनासुब 70% है। और दिल थाम कर सुनिए कि अहले यहूद के 99% बच्चे इस लानत का शिकार हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि यहूदियत का मुस्तकबिल फिर से तारीख होने वाला है। इस अहम इंकशाफ को सुनते ही पांचों की नजरें आपस में टकराईं, लेकिन ट्रांसमीटर से निकलने वाले अगले जुमले ने इनके असाब मुंजमद कर दिए। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है मिस्टर जॉन थॉमस, लेकिन मैं इसका तोड़ कर सकता हूँ। एक भारी मर्दाना आवाज उभरी जिसमें इत्मीनान झलक रहा था। मिस्टर जैक्स, वो कैसे? जॉन थॉमसन ने हैरत से पूछा। ओ मिस्टर जैक्स यानी कंप्यूटर की दुनिया का बेताज बादशाह, ये यहाँ क्या कर रहा है? मिस्टर जैक्स का नाम सुनते ही इमरान के मुंह से बेअख्तियार जुमला निकला। मैं मुसलमानों में फहाशी, अरियानी और बद अखलाकी की 15% शरह को 90% तक पहुँचाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। इस सिलसिले में मुझे 5 साल का अरसा दरकार होगा और रिजल्ट आपके सामने होगा। मिस्टर जैक्स की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये किस तरह मुमकिन होगा? इस सिलसिले में आप क्या करेंगे? यह किसी खातून की आवाज थी। हाँ, ये मुमकिन होगा, कम अज कम मेरे लिए। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले मुस्लिम ममालिक में कंप्यूटर की कीमत इंतहाई कम करके कंप्यूटर का सैलाब ले आऊंगा, और कोई ऐसा घर बंगला हत्ता की झोंपड़ी ना होगी जिसमें कंप्यूटर ना होगा। फिर इसके बाद पहुंच सीडीज और इंटरनेट के रेट्स बिल्कुल कम करके इनके इस्तेमाल के लिए मुमकिन बना दिया जाएगा, हत्ता कि वो इसे किलों पर भी खरीद सकेंगे, यानी कोड़ियों के मोल। इस मरतबा मिस्टर जैक्स की आवाज में मकाराना हंसी भी शामिल थी। लेकिन कंप्यूटर तो बहुत महंगा है, आप कीमत में कितनी कमी करेंगे? एरिस मेथोडन ने हैरत से सवाल पूछा। देखें, इस वक्त अमेरिका में मुकम्मल कंप्यूटर $5000 तक मिलता है। मैं इसे मुसलमानों को सिर्फ $100 या इससे भी कम में फराहम कर दूंगा। और आप लोग क्या चाहते हैं और ये किस तरह मुमकिन होगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। मिस्टर जैक्स ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा तो शुएब, इमरान, साकिब, जुबैर और वकास के जिस्मों में भी सनसनी दौड़ गई। वेल डन मिस्टर जैक्स, वेल डन। अगर ऐसा हो गया तो ये आपका बहुत बड़ा कारनामा होगा, लेकिन यह मसले का मुकम्मल हल नहीं है। सवाल अपनी जगह मौजूद है कि यहूदियत के मुस्तकबिल का क्या होगा, जबकि हमारी आने वाली नस्ल खुद गुमराही का शिकार हो रही है। जॉन थॉमस की आवाज गूंजी। मेरे ख्याल में इसका हल इसके सिवा कोई नहीं कि हम खुद अपने बच्चों पर कंट्रोल रखें और इसके नुकसानात से इन्हें आगाह करें कि अगर आप भी इस फहाशी और गंदगी का शिकार हो गए तो आप मुस्तकबिल में किसी काम के नहीं रहेंगे और फिर से गुलाम बन जाएंगे। ये आवाज शायद कर्नल जोशम की थी, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ नसीहत करके इससे रोक सकेंगे? मेरे ख्याल में ये इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम है। इस तरह हम अपने कुछ बच्चों को तो रोक सकते हैं, सबको नहीं। मीटिंग में शामिल एक और शख्स की बारीक सी आवाज उभरी। अजीम रबी सैम्यूल, क्या आप इस सिलसिले में कुछ रहनुमाई देना पसंद करेंगे? जॉन थॉमस की आवाज गूंजी। मुझे इस मसले का सिर्फ एक हल नजर आता है, वो ये कि सबसे पहले हमें अपने बच्चों को जबरन इस लानत से दूर करना होगा।
यानी हमारे बच्चे कंप्यूटर तो इस्तेमाल करेंगे लेकिन इंटरनेट से दूर रहेंगे। इसके लिए हमारे उलमा को ये टास्क दिया जाए कि वो वालिदैन को अपने वाज में इस चीज़ का पाबंद करिए। दूसरा ये कि यहूदियों के लिए बाकायदा कानून बना दिया जाए कि 18 साल से कम उम्र बच्चा इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा तो सख्त सजा का मुर्तकिब होगा। रबी सैमुअल ने मुख्तसर अपना नुक्ता नज़र बयान किया। बहुत खूब सैमुअल, आपका शुक्रिया, आपकी तजवीज़ काबिल अमल है। अगर तमाम लोग इसकी तायद करें तो हम बाकायदा तौर पर इसे हतमी शक्ल दे दें। इस तरह किसी स्कूल, घर या इंटरनेट कैफ़े में कोई 18 साल से कम उम्र यहूदी बच्चा इंटरनेट इस्तेमाल ना कर सकेगा। जॉन थॉमस ने तायद चाही। हम सब इसकी तायद करते हैं। बहुत सी आवाज़ें बुलंद हुई। ठीक है, हम बाद में इसकी जज़ियात तय कर देंगे। अब हम दूसरे मसले की तरफ आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कोक और पेप्सी जैसे मशरूबात को मुतारिफ करवाया था, जिसमें एक खास चीज़ पेप्सिन डाली जाती है जो इंसानी जिस्म को कमज़ोर और हड्डियों को खोखला कर देती है। हमारी मसनूआत पूरी दुनिया में और मुसलमान ममालिक बिलखसूस अरब और मशरकी ममालिक में कामयाबी से चल रही हैं और न सिर्फ मुसलमानों की हड्डियों को खोखला कर रही है बल्कि इनके इस्लामी जज्बात को भी सर्द कर रही है और साथ साथ हमें भी बेइंतहा मुनाफा भी दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम खुद इस साजिश का शिकार हो गए और हमारी आंखें उस वक्त खुली जब हमारे अपने स्कूलों से हर रोज औसतन 50 बच्चों की हड्डियां टूटने की शिकायत मसूल होना शुरू हुई। और जब तहकीक की गई तो पता चला कि दुश्मन के बच्चों के साथ साथ हमारे बच्चे भी पानी को छोड़कर सिर्फ यही मशरूबात इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो असल हकीकत से बेखबर हैं। जॉन थॉमस ने दूसरे मसले की वजाहत करते हुए कहा, लेकिन हम अपने बच्चों से ये मशरूबात किस तरह छुड़वा सकते हैं, क्योंकि वो तो इसके इतने आदी हो चुके हैं कि इसके बगैर कोई खाना भी हलक से नहीं उतार सकते। किसी खातून की नज़वानियत भरी आवाज सुनाई दी। जी हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और इसी मसले को तो आज हल करना है। वैसे डॉक्टर माइकल, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जॉन थॉमस की आवाज सुनाई दी। मेरे ख्याल में हम इस मसले को सख्ती से हल नहीं कर सकेंगे, बल्कि इसके लिए हमें नफ्सियाती और अमली दोनों तरीकों से काम लेना होगा। डॉक्टर माइकल ने थोड़ा सा वक्त लिया। मसलन हम क्या कर सकते हैं? जॉन थॉमस ने पूछा। मसलन ये कि हम अपने स्कूलों में बच्चों को इसके नुकसानात से आगाह करेंगे और इसके साथ साथ हर स्कूल में एक अमली मुशाहदा बच्चों से करवाया जाए जिसमें एक इंसानी दांत पेप्सी की बोतल में डालकर 1 महीने के लिए छोड़ दिया जाए, जिसे बच्चे रोजाना पेप्सी की बोतल में हल होता देखें। फिर उन्हें बताया जाए कि ये इंसानी दांत जिसे कब्र की मिट्टी भी नहीं गिला सकती, इस पेप्सी की बोतल ने अपने तेजाबी असर से खत्म कर दिया। इसके बाद हम अपने तमाम स्कूल्स में इस किस्म के मशरूबात पर पाबंदी लगा दें तो बच्चे मुजाहमत करने के बजाय हमारा साथ देंगे। वेरी नाइस डॉक्टर माइकल, आपकी तजवीज़ का कोई बदल नहीं हो सकता। वैसे इस सिलसिले में मजीद कोई कहना चाहता हो तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। जॉन थॉमस ने खुशकुन अंदाज में कहा। तो जवाब में सब ने डॉक्टर माइकल के मशवरे की मुकम्मल हमायत की। तो फिर ठीक है, आइंदा इजलास में इन मसाइल के हल को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। गुड नाइट। और फिर मीटिंग बर्खास्त हो गई। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये यहूदी तो मुसलमानों को तबाह कर देंगे। शिद्दत जज्बात से इमरान की आंखें जलफ पड़ी और वो बुराई हुई आवाज में बोला, शुएब भाई, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम इनको किस तरह रोकेंगे? वकास ने परेशानी में सर पकड़ते हुए शुएब से कहा, जो किसी गहरी सोच में गुम नजर आ रहा था। हम इनके अज़ाइम को इस्लामी दुनिया के सामने बेनकाब करके इनके खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाएंगे और मुसलमानों के अंदर इस शऊर को पैदा करने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी नस्लों को यहूदियों की साजिशों से बचाएं। शुएब ने वकास के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो ज़ुबैर बोला, लेकिन कारखाने में दोती की आवाज कौन सुनता है? हमारी आवाज पर कोई कान नहीं धरेगा और सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा क्योंकि मुसलमान इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेहिस हो चुके हैं। हाँ मेरे भाई, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारा काम सिर्फ अपनी बात पहुंचाना है। अगर हम अल्लाह के भरोसे पर डट गए तो मुझे उम्मीद है कि हम कुछ न कुछ कर दिखाएंगे। शुएब ने पूरी उम्मीद लहजे में कहा तो सब एक नए जज्बे से सरशार हो गए। हमें इस मुहिम के लिए मास्टर खान से बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल में वो हमें बेहतर मशवरा देंगे और हमारी मदद भी करेंगे। साकिब ने ख्याल जाहिर किया। हाँ मेरा भी यही मशवरा है। हो सकता है ये मुहिम मास्टर खान अपने जिम्मा ले ले और हम जिस मकसद को लेकर यहाँ आए हैं इस पर हमारी तवज्जो पूरी रहे। इमरान, जो काफी देर से खामोश था, बहस में हिस्सा लेते हुए बोला, ठीक है, तो हम फिर जल्द ही मास्टर खान से राब्ता करेंगे और इन्हें तमाम तफसीलात के साथ इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी फराहम कर देंगे ताकि वो जो मुनासिब समझें फैसला करें। शुएब ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, और इस मेथोडन के बच्चे का क्या करना है? ये तो बड़ा चालाक बन रहा है, इसे भी तो कोई सबक सिखाना चाहिए। ज़ुबैर ने सबकी तवज्जो एलिस मेथोडन की तरफ दिलाई जो कुछ ही देर में लौटने वाला था। हम अभी एलिस मेथोडन को कोई सबक नहीं सिखाएंगे क्योंकि अभी हमें उससे बहुत से काम लेने हैं और काम पूरा हो जाने के बाद इंशाअल्लाह हम इसका काम तमाम कर देंगे। शुएब ने नहायत इत्मीनान से जवाब दिया। सुबह नाश्ते में रात के खाने की बिकसर निकालने के बाद उन्होंने एलिस मेथोडन से शहर घूमने की इजाजत ली और हल्का फुल्का सामान उठाकर बाहर निकल आए। हालांकि मेथोडन ने काफी इसरार किया था कि वो कम से कम सरकारी गाड़ी और ड्राइवर साथ ले लें ताकि इन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो, लेकिन पांचों ने खुश दिली के साथ उसे मना कर दिया कि वो आजादाना घूमने का शौक रखते हैं और इस तरह वो ज्यादा लुत्फअंदोज हो सकते हैं। बंगले से बाहर निकलते ही उन्होंने एक टैक्सी पकड़ी और इससे हदीका मार्केट चलने को कहा।
मार्केट पहुंचते ही उन्होंने टैक्सी छोड़ी और चंद जरूरी अशिया की खरीदारी करने मार्केट के अंदर घुस गए, जहां हर किस्म का सामान बिकने के लिए मौजूद था। घूमते घूमते वो मार्केट की दूसरी तरफ निकल गए। इस दौरान वो मुसलसल इस बात का जायजा ले रहे थे कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। इत्मीनान हो जाने के बाद साकिब ने मास्टर खान के दिए हुए नंबर पर सुल्तान से राब्ता किया। राब्ता होते ही साकिब ने अरबी में मखसूस कोड दोहराते हुए कहा, दिन चढ़ चुका है लेकिन तारे नहीं निकले। दूसरी तरफ से सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा, दिन में तारे देखना अच्छी बात नहीं, सूरज ग्रहण का इंतजार करो। कोड का जवाब मिलते ही साकिब ने पूछा कि तुम हमें कहाँ मिल सकते हो? हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है। A1 स्ट्रीट पर स्याह रंग की 5 मंजिला इमारत के नीचे टेलीफोन बूथ पर आ जाओ। ये कहकर सुल्तान ने फौरन लाइन काट दी। वो पांचों दोबारा टैक्सी पकड़कर A1 स्ट्रीट की तरफ रवाना हो गए। 20 मिनट बाद वो पांचों टेलीफोन बूथ के पास खड़े सुल्तान का इंतजार कर रहे थे कि अचानक उन्हें सड़क की दूसरी तरफ से सुल्तान आता दिखाई दिया। सलाम दुआ के बाद सुल्तान ने खालस अरबी लहजे में उन्हें अपने साथ खाने की दावत दी और एक करीबी होटल में ले गया। होटल में नशिस्तें संभालते ही वकास ने सुल्तान से पूछा कि क्या आपका ताल्लुक भी तंजीम अलकारिया से है? तो सुल्तान ने इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया, लेकिन आपका हुलिया तो बहुत अजीबो गरीब है। वकास ने उसकी फटी हुई जीन्स, रंग बिरंगी शर्ट और गले में पड़े हुए लाल रुमाल की तरफ गौर से देखते हुए कहा, तो आपका क्या ख्याल है मैं तलबीम में मुजाहिदाना लिबास में घूमता फिरूं ताकि दार लिया जाऊं? वैसे ये हमारा खास लिबास है जिससे कोई हम पर शक नहीं करता और हमें आवारा समझकर छोड़ दिया जाता है, और दूसरा फायदा ये कि हम एक दूसरे को आसानी से पहचान लेते हैं। सुल्तान ने गिलास में पानी डालते हुए शाइस्ता लहजे में कहा। उसके लिबास और गुफ्तगू में हद दर्जा तसाद ये साबित कर रहा था कि इस बेहुदा लिबास के अंदर एक नफीस और बाखलाफ शख्स मौजूद है। हमें आपसे एक इंतहाई जरूरी काम था और वो काम सिर्फ आप कर सकते हैं। शुएब ने सुल्तान के करीब होते हुए आस्तगी से कहा, जरूरी काम को छोड़ो, पहले ये बताओ कि आप लोगों का एलिस मेथोडन जैसे अय्यार आदमी से वास्ता कैसे पड़ा? क्या उसे मालूम है कि आप लोग मुसलमान हैं? सुल्तान अभी तक कल वाले वाक़े में उलझा हुआ था और असल हकायक जानने के लिए बेताब हो रहा था। जवाब में इमरान ने शुरू से आखिर तक सारी दास्तान सुल्तान को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद सुल्तान खुश होते हुए बोला, एलिस मेथोडन इसराइली हुकूमत का अहम बंदा है जिसके पास बहुत से कीमती राज महफूज हैं। हम लोगों ने उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि हम उसके राज चुराना तो दूर की बात है, उसके करीब भी ना पहुंच सके। बहरहाल कल रात भी वो एक इंतहाई अहम मीटिंग में शरीक था, लेकिन हमारी पहुंच से दूर था। अब आप लोग अगर कोशिश करें तो उस मीटिंग की रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, मुझे तो ऊपर से ये हदायत हैं कि आप लोगों के साथ हर मुमकिन ताअवन करूं, और मैंने उल्टा आप लोगों को काम देना शुरू कर दिया। अभी सुल्तान अरबी में अफूवन की रट लगा ही रहा था कि शुएब बोला, लेकिन मीटिंग की सारी कार्रवाई तो हमारे पास पहले से महफूज है। क्या? सुल्तान अपनी सीट से यूं उछला जैसे उसने कोई अनहोनी बात सुन ली हो। वो हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत का शिकार था। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्या आप लोगों ने उसके कागजात उड़ा लिए हैं? नहीं, हमने पूरी मीटिंग रिकॉर्ड कर ली है और वही केस तुम्हारे जरिए मास्टर खान तक पहुंचानी है। शुएब ने हैंडबैग से छोटी सी केस निकालकर सुल्तान के सामने रखते हुए कहा। तो सुल्तान की हैरत की इंतहा न रही। वो बोला, मुझसे कहा गया था कि वो कोई आम लड़के नहीं बल्कि जिन हैं। वो खुद ही सब कुछ कर गुजरेंगे, बस जरूरत पड़ने पर उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देना, बाकी काम वो खुद कर लेंगे। और मैंने जब आपको देखा तो आप वाकई आम से लड़के लगे, लेकिन आप लोग तो वाकई जिन निकले। जहाज को बचा लेना, एलिस मेथोडन को फांसना और फिर मीटिंग की सारी कार्रवाई रिकॉर्ड कर लेना, यानी अभी आपको तलबीब पहुंचे 12 घंटे भी नहीं हुए और आप लोगों की फतवाहत का आगाज हो गया। सुल्तान हैरत और खुशी के जज्बात की रूह में कहता चला गया। वो एक ही मुलाकात में पांचों का गर्विदा हो गया। नहीं सुल्तान, हम लोग जिन नहीं, आम से इंसान ही हैं, लेकिन हम जिस मकसद को सच्चे दिल से लेकर निकले हैं, हमारे रब की मदद हमारे साथ रहती है और हमारे बिगड़े काम बनते चले जाते हैं। अगर हम यही बातें लोगों को बताएं तो शायद लोग हमारी बातों का यकीन ना करें, लेकिन हमें अपने रब पर बड़ा भरोसा है। साकिब इंतहाई आजिजी से बोला। तो सुल्तान की आंखों में भी नमी तैरने लगी। वो जज्बाती अंदाज में बोला, आप लोग बहुत अजीम हैं जो इतनी कम उम्र में इतने बड़े मिशन पर अपने घर बार आराम आसाइश को छोड़कर हमारी मदद करने निकल खड़े हुए। मैं आप लोगों की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। अरे सुल्तान भाई, आप तो वाकई रोने लगे। ऐसा ना करें वरना हम भी रोने लगेगी। जुबैर ने सुल्तान के आंसू निकलते देखे तो फौरन मौजू बदलते हुए कहा, सुल्तान भाई, हक व बातिल की जंग है जो अजल से अबद तक रहेगी। हाँ, अलबत्ता अफराद बदलते रहते हैं और अगर मुसलमान के काम नहीं आएगा और इसके दर्द महसूस नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। और वैसे भी बैतुल मुकद्दस हमारा किबला अव्वल और अंबिया की मुकद्दस सरजमीन है। इसकी हिफाजत के लिए तो हम जान पर भी खेल सकते हैं। इमरान पुरज़म लहजे में बोला तो सब ने आहिस्ता से इंशाल्लाह कहा। आप ऐसा करें कि इस केस की एक और कापी बनवाकर अपने पास महफूज कर लें और दूसरी कापी त्रिमजी अंकल तक पहुंचा दें और ये रुक्का भी मास्टर खान तक पहुंचा दें। फिर वो दोनों जो फैसला करेंगे हम उसी तरह करेंगे। शुएब ने सुल्तान को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा,
इस दौरान बैरा मेज पर खाना लगाने लगा। खाना खाकर वो लोग फारिग हुए तो सुल्तान बोला, कल फलस्तीन में बिन गोरियन एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर मेन शाहरा पर 1 लाख फलस्तीनी इसराइली हुकूमत के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। आप लोग अगर शिरकत करना चाहें तो मेरे साथ चलें, मैं फौरन ही रवाना हो रहा हूँ। नहीं सुल्तान, शायद ये हमारे लिए अभी मुमकिन ना हो, क्योंकि इस तरह अचानक जाने पर एलिस मेथोडन शक में मुब्तला हो सकता है और हमारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। वकास ने शुएब की तरफ देखते हुए सुल्तान से माजरत की। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। 3 दिन बाद मैं दोबारा इसी शहर में मौजूद हूँगा। सुल्तान ये कहकर उठ खड़ा हुआ और बिल अदा करके पांचों से हाथ मिलाया और बाहर निकल गया। सुल्तान से मुलाकात के बाद पांचों मजीद घूमने का इरादा तर्क करते हुए वापस बंगले की तरफ चल दिए। वो जैसे ही एलिस मेथोडन के बंगले में दाखिल हुए, किसी मुलाजिम ने उन्हें आवाज दी और खालिस अरबी जुबान में कहा, आप पांचों को मिस्टर मेथोडन ने बुलाया है, आप इस तरफ से अंदर चले जाएं, सामने ही ड्राइंग रूम मौजूद है। वो मुलाजिम की हदायत पर अमल करते हुए जैसे ही अंदर दाखिल हुए, उन्हें एलिस मेथोडन की आवाज सुनाई दी, जो किसी को कुछ दबी जुबान में हदायत दे रहा था कि साकिब के कान खड़े हो गए। वो बोला, खामोश रहना, और आहिस्ता से आगे बढ़कर कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। एलिस मेथोडन कह रहा था, मिस्टर रोबन, तुम्हें कल के मुजाहरे में कम से कम 100 फलस्तीनी मारने हैं, इससे कम पर बात नहीं बनेगी और धमाका बिल्कुल चौक के पास होना चाहिए, वरना। एलिस मेथोडन का प्लान सुनते ही साकिब के दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। रुक क्यों गए साकिब, क्या हुआ? शुएब ने साकिब के माथे पर परेशानी के आसार बांधते हुए कहा, अंदर मेथोडन किसी शख्स को कल के मुजाहरे में कम से कम 100 फलस्तीनी मारने के अहकामात दे रहा है। साकिब ने आहिस्ता से सरगोशी की तो बाकी चारों में भी सनसनी दौड़ गई। शायद वो बाहर आ रहा है। ज़ुबैर ने कदमों की चाप महसूस की तो बोला, तुम खामोश रहना, अब मैं बात करूंगा। शुएब ने इस तरह पुख्ता लहजे में जुमला अदा किया जैसे उसने सैकड़ों में कोई अहम फैसला कर दिया हो। ओके बॉस, साहब ने आहिस्ता से कहा और सब अंदर की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे से रूबन चेहरे पर लाल रुमाल लपेटे बाहर निकल रहा था, जिसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। आओ आओ मेरे नन्हे दोस्तों, दरअसल मैं कल अपनी फैमिली के पास गजा जा रहा हूँ, सोचा तुम लोगों से मिल लूं, लेकिन तुम लोग इतनी जल्दी कैसे लौट आए? एलिस मेथोडन ने पांचों को ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए देखा तो खुशी से चहकते हुए बोला, दरअसल हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से फौरी तौर पर यरूशलेम तलब किया गया है और हमारे कुछ जिम्मेदारान वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए हम तलबी मुकम्मल तौर पर नहीं घूम सके। शुएब ने इत्मीनान से जवाब दिया। ओह तो ये बात है, मेथोडन ने ओ को खींचते हुए कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम लोग अपने प्रोग्राम के मुताबिक दौरा करो, लेकिन प्रोग्राम के अख्ताम पर तुम लोग कुछ दिन मेरे मेहमान रहोगे। बोलो क्या कहते हो? ठीक है सर, जैसे आपका हुक्म, अगले हफ्ते हम दोबारा यहीं होंगे, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आप हमें अपना विजिटिंग कार्ड अनायत कर दें ताकि हम आजादाना घूम फिर सके और इसराइली इंतजामिया हमें बिला वजह तंग न करे। शुएब ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। ये कहते हुए मेथोडन ने जेब से एक कार्ड निकाला और उसके पीछे कुछ लिख कर दस्तखत किए और कार्ड शुएब की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम लोग आराम से तैयारी करो, आज रात 10 बजे की फ्लाइट से तुम लोगों की 5 सीटें बुक हो जाएंगी और हाँ, जाने से पहले मुझसे जरूर मिल लेना। गुड आफ्टरनून। ये कहते हुए एलिस मेथोडन उठ खड़ा हुआ और हाथ मिलाकर अंदर चला गया। शुएब भाई, ये क्या हो रहा है? आखिर हमें भी तो कुछ पता चले। कमरे में दाखिल होते ही इमरान ने अपना हैंडबैग बिस्तर पर फेंकते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है, हमारी जरूरत इस वक्त बिन गोरियन में है और हम आज रात यरूशलेम जा रहे हैं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ज़ुबैर झंझलाते हुए बोला, तुम लोग बातें ही किए जाओगे या मेरी भी कुछ सुनोगे? शुएब ने कुर्सी संभालते हुए कहा, हाँ शुएब भाई, आप बताइए कि आपकी क्या प्लानिंग है? ये लोग तो बस ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं। वकास ने शुएब के बराबर में बैठते हुए इस अंदाज से कहा जैसे शुएब को मक्खन लगा रहा हो। ओए छोटे शुएब भाई को ज्यादा मक्खन वालिश ना लगाया कर, वरना हम किसी दिन मिलकर तुम्हें चूना लगा देंगे। इमरान वकास को आंखें दिखाते हुए बोला, यार तुम लोग कभी संजीदा भी हो जाया करो, अपनी पोजीशन का ख्याल करो, हालात कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और तुम लोगों को हंसी मजाक सूझ रहा है। शुएब ने संजीदगी से कहा, 20 साल की उम्र में हम तुम्हारी तरह 80 साल बूढ़े जैसी संजीदगी अख्तियार कर लें? नहीं भाई, ये तो नहीं हो सकता। इमरान ने बेसाख्ता जुमला अदा किया तो शुएब की भी हंसी छूट गई। अच्छा अब ज्यादा बातें ना बनाओ और सब इधर आ जाओ, हम इसी वक्त मीटिंग करेंगे। शुएब ने कुर्सियों की तरफ इशारा किया। थोड़ी देर में सब हंसते मुस्कुराते कुर्सियों पर बैठ गए थे। शुएब बोला, एलिस मेथोडन का मजीद जिंदा रहना अच्छा नहीं है, लिहाजा हम उसे आज रात ही खत्म करके यरूशलेम निकल जाएंगे और फिर वहां से बिन गोरियन पहुंचकर तकरीबकारी को नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे। शुएब ने दो टोक अंदाज में बात रखी तो सब के सब हैरान रह गए। लेकिन कल तो तुम कह रहे थे कि अभी हम एलिस मेथोडन से मजीद काम निकालेंगे और अब? साकिब कुछ ना समझते हुए बोला तो शुएब कहने लगा, कल की बात और थी, तुम देख नहीं रहे कितनी सफाकी से उसने सैकड़ों फलस्तीनियों को उड़ाने का हुक्म दे दिया है। मेरे ख्याल में अब उसका एक दिन भी जिंदा रहना मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है और आज से अच्छा मौका फिर हमारे हाथ नहीं आएगा। लेकिन हम उसे कत्ल करके किस तरह फरार होंगे? तल अवीव में नहीं तो यरूशलेम एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हो जाएंगे और हमारी सारी प्लानिंग तरी की तरी रह जाएगी। ज़ुबैर ने अपने खदशात का इजहार किया, लेकिन मेरी प्लानिंग के मुताबिक किसी को इसके कत्ल का पता सुबह तक नहीं चलेगा और अगर पता चल भी जाए तो हमारे ऊपर इल्जाम नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी, साइंस और मेडिकल इसे कत्ल नहीं कह सकेगी, क्योंकि अव्वल तो हम कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे और अगर पोस्टमार्टम किया गया तो सिर्फ एक रिपोर्ट आएगी और वो होगी हार्ट अटैक। क्या समझिए?
शुएब ने मुस्कुराते हुए कहा तो चारों हैरानों परेशान उसका मुंह तकने लगी। लेकिन इस तरह कैसे मुमकिन है, तुमने ऐसा क्या सोचा? इमरान कुछ ना समझते हुए बोला। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। अगला एपिसोड जल्द आएगा।